नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइट रिएक्शन के बाद डार्क रिएक्शन की। अभी हमने पढ़ा जो केमियोस्मोसिस प्रोसेस था उसके अंदर NADPH फॉर्म होता है, NADP रिड्यूस हो जाता है, ATP सिंथेस ATP की प्रोडक्शन करता है, उसी के साथ साथ CO2 भी फॉर्म होता है। तो जो डार्क रिएक्शन है उसको हम बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं या बायोसिंथेटिक पाथवे के नाम से भी जानते हैं। अब जो भी हमारी लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं वो सब यहाँ पर यूज होते हैं। डार्क रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट नहीं होती, अगर लाइट प्रेजेंट होगी तो भी ये होती है और लाइट प्रेजेंट नहीं होगी तो भी ये होती है। इस फेज में बायोसिंथेटिक फेज में ATP और NADPH का यूज होता है, साथ ही साथ CO2 भी यूज होते हैं। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नेम आता है मेल्विन कैल्विन का। मेल्विन कैल्विन जो एक नोबेल प्राइज विनर भी रह चुके हैं। कैसे? इन्होंने क्या किया था, एल्गी की फोटोसिंथेसिस में एल्गल फोटोसिंथेसिस को अच्छे से इन्होंने ऑब्जर्व किया। इन्होंने ये देखा कि जो CO2 होता है उसकी कार्बन से फर्स्ट प्रोडक्ट बनता क्या है, वो कौन सी से सब्सटेंसेस हैं जो सबसे पहले CO2 को एक्सेप्ट करते हैं, और जो CO2 है कार्बन है वो किस पाथवे को फॉलो करती है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, कार्बन को लेबल कर दिया, रेडियो एक्टिवली लेबल करके एल्गल फोटोसिंथेसिस में उसको नोटिस किया, ये डिस्कवर किया कि वो किस किस पाथवे से होकर गुजरती है, कौन सा फर्स्ट प्रोडक्ट बनाती है। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो होता है 3 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बुलाते हैं। इन्होंने क्योंकि पाथवे भी डिस्कवर किया था कि किस पाथवे से ये कार्बन आगे की तरफ मूव करती है और किस किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, इसीलिए इनके इस काम के व्याप पर इस पाथवे को C3 पाथवे कहते हैं और कैल्विन साइकिल कहते हैं। C3 पाथवे इसलिए कि जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, इसीलिए हम इसे C3 पाथवे कहते हैं। इवन जिन प्लांट्स में पहला प्रोडक्ट CO2 फिक्सेशन के बाद 3 कार्बन वाला होता है उन्हें हम C3 प्लांट भी बुलाते हैं। अब बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ उसके बाद देखा गया कि फर्स्ट प्रोडक्ट जो है 3 कार्बन कंपाउंड PGA है, तो अलग अलग प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए और ये देखा गया कि जो पहला प्रोडक्ट होता है CO2 फिक्सेशन के बाद, कुछ प्लांट्स में होता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और कुछ प्लांट में होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो जिन प्लांट्स के पास 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था यानी कि C3 क्यों, क्योंकि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में 3 कार्बन होती हैं और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में 4 कार्बन होती है, तो ये C3 एसिड, ये C4 एसिड। C3 एसिड की जो फॉर्मेशन है उसके लिए हम C3 पाथवे भी यूज करते हैं। C3 पाथवे की किस तरीके से CO2 फिक्सेशन के बाद C3 एसिड बनता है, और इसके लिए वर्ड यूज होता है C4 पाथवे। तो साइंटिस्ट ने अलग अलग चीजें यहाँ पे डिस्कवर की कि हर बार PGA फॉर्मेशन नहीं होती है, फर्स्ट कार्बन जो प्रोडक्ट बनता है कुछ प्लांट्स में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी बनता है। इसी के साथ जो प्लांट होते हैं C3 प्लांट जिनके अंदर फर्स्ट प्रोडक्ट C3 एसिड बनता है, वो C3 प्लांट जिनके अंदर फर्स्ट प्रोडक्ट C4 एसिड बनता है आफ्टर CO2 फिक्सेशन, वो होते हैं C4 प्लांट। तो जो C3 प्लांट थे उनमें जो प्राइमरी एक्सेप्टर था CO2 का, कि सबसे पहले CO2 किसके साथ बाइंड होती है, वो था रेब्यूलोज बिसफॉस्फेट, जो कि एक 5 कार्बन कीटोज शुगर होती है, रेब्यूलोज बिसफॉस्फेट RUBP। इसके लिए भी साइंटिस्टों ने काफी एक्सपेरिमेंट किए थे। उनका ऐसा मानना था सबसे पहले कि CO2 जिस मॉलिक्यूल के साथ सबसे पहले बाइंड होते हैं या फिर जो सबसे पहले एक्सेप्ट करता है उसे, वो 2 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन आफ्टर मैनी एक्सपेरिमेंट इट वाज फाइंड आउट कि जो फर्स्ट एक्सेप्टर होता है CO2 का वो होता है रेब्यूलोज बिसफॉस्फेट, जो कि 5 कार्बन कीटोन शुगर होता है। वहीं C4 प्लांट में पहला एक्सेप्टर होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट PEP, 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ये 5 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। C3 प्लांट में
पहला एक्सेप्टर होता है प्राइमरी एक्सेप्टर CO2 का RUBP, और इसके लिए जो एंजाइम यूज करते हैं इन प्लांट्स के अंदर मीजोफिल सेल्स, वो एंजाइम होता है RUBP कार्बोऑक्सिलेज ऑक्सीजनेस। वहीं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में जो एंजाइम यूज होता है वो होता है पेप कार्बोऑक्सिलेज। मीजोफिल सेल्स के अंदर तो रुबिस्को एंजाइम ही होता है। लेकिन जब हम C4 प्लांट देखते हैं, C4 प्लांट के एनाटमी देखे स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर बंडल शीथ सेल्स मिलती हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में आगे। बंडल शीथ सेल एक स्पेशल तरह की एनाटमी होती है इनके पत्तों की, लीफ की, C4 प्लांट की। तो इसके अंदर रुबिस्को प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अंदर पेप कार्बोऑक्सिलेज एंजाइम ही प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे केल्विन साइकिल की। केल्विन साइकिल जो थी मेल्विन केल्विन ने दी थी। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? पाथवे, जिस पाथवे से पहला जो CO2 फिक्सेशन के बाद प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा। तो इस पाथवे को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले होती है कार्बोऑक्सिलेशन, कार्बोऑक्सिलेशन के बाद होता है रिडक्शन, और रिडक्शन के बाद होता है रीजनरेशन। कार्बोऑक्सिलेशन में हम देखेंगे कि जो RUBP है, रुबिस्को बिसफॉस्फेट, उसके साथ CO2 जुड़ता है, और CO2 जुड़ने के बाद जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो होता है 3PGA। रिडक्शन स्टेप में हम देखेंगे जो ATP और NADPH फॉर्म हुए थे इन लाइट रिएक्शन, वो यहाँ पर यूज्ड होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं रिड्यूस्ड होते हैं। रिड्यूस्ड। और रीजनरेशन में हम देखेंगे कि RUBP अगेन फॉर्म होता है। ये मेन स्टेप्स हैं। इनके अंदर एंजाइम जो यूज होता है वो होता है रुबिस्को एंजाइम का यूज होता है यहाँ पर इस वाले स्टेप में, वन बाय वन। चलिए अब साइकिल देखते हैं। साइकिल की शुरुआत होती है यहाँ से, ये हम कह सकते हैं फर्स्ट स्टेप। मेनली ये 3 स्टेप्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले कार्बोऑक्सिलेशन होगा, फिर रिडक्शन होगा, फिर रीजनरेशन होगा। देखिए होगा क्या, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इन्वायरमेंट से मिलती है, वो रुबिस्को बिसफॉस्फेट के पास कितने कार्बन्स होती हैं? 5 कार्बन्स होती हैं। अभी हमने बात की कि इसके पास 5 कार्बन्स होती है, तो हमने यहाँ पर रुबिस्को बिसफॉस के 3 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, और कार्बन के भी CO2 के भी 3 मॉलिक्यूल हैं। तो इसके अंदर 3 कार्बन्स हो गई, क्योंकि रुबिस्को बिसफॉस के पास पहले से ही 5 कार्बन होती हैं, तो 3 मॉलिक्यूल्स के पास 15 कार्बन हो गई। इस तरीके से हमने यहाँ पर नंबर मेंशन किया है। यहाँ पर रुबिस्को एंजाइम जो है RUBP कार्बोऑक्सिलेज ऑक्सीजनेस एज अ कार्बोऑक्सिलेज काम करता है, और ये CO2 की फिक्सेशन में मदद करेगा। पहला प्रोडक्ट जो बनेगा वो होगा 3PGA। PGA 3 कार्बन कंपाउंड होता है। इसमें से हम देखेंगे कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA फॉर्म होंगे। तो इसी तरीके से अगर हम देखें 6 मॉलिक्यूल 6 × 3, क्योंकि 3 कार्बन कंपाउंड है, तो यहाँ पर 18 कार्बन मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं इस तरीके से। अब नेक्स्ट स्टेप होता है रिडक्शन। रिडक्शन में हमने देखा जो भी ATP और NADPH फॉर्म होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। ATP रिड्यूस इनटू ADP, और जो फॉस्फोग्लिसरेट है इट विल कन्वर्ट इनटू 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट में ये कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है। 6 मॉलिक्यूल्स बनते हैं 1,3 डाइफॉस्फेट ग्लिसरेट के 6 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बनेंगे। फिर दोबारा से रिडक्शन होता है, और रिडक्शन के बाद NADP पॉजिटिव प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी बच्चे, 6 ADP के साथ यहाँ पर 6 PI आएगा। NADPH में ये कन्वर्ट होता है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये आगे चलकर जब ये रिडक्शन होती है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू फॉस्फोग्लिसरेट एल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरेट एल्डिहाइड के भी 6 मॉलिक्यूल्स ही फॉर्म हो रहे हैं। इसके भी 6 मॉलिक्यूल्स हैं, इसके भी 6 मॉलिक्यूल्स हैं, इसके भी 6 मॉलिक्यूल्स ही फॉर्म होते हैं। अब हमें पता है कि जो फॉस्फोग्लिसरेट है 3 कार्बन कंपाउंड था, और 6 मॉलिक्यूल्स इसके फॉर्म हो रहे हैं, तो ये 18 हो गया। इस तरीके से 18 ही चलते हुए आ रहे हैं। अब जो फॉस्फोग्लिसरेट एल्डिहाइड बना है ये आगे कन्वर्जन होके इससे ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनता है, सुक्रोज और स्टार्च की फॉर्मेशन होती है।
और वहीं इसी में से आगे 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ PgAl रह जाते हैं, यानी कि फॉस्फोग्लिसरेट एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बच जाते हैं। फिर इसमें से भी 2 फॉस्फेट ग्रुप्स रिमूव हो जाएंगे, जिससे कि ये बन जाता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट के बन जाते हैं। जबकि हमारे पास बिस फॉस्फेट है, यानी कि हमें एक और चाहिए, तो उसके लिए ATP का यूज होता है और ATP अपना एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव कर देगा इसके साथ Pi, और यहाँ पर रुबिस्को बिसफॉस्फेट के साथ ये यूज हो। तो ये थी केल्विन साइकिल जो कि केल्विन ने दी थी। इस तरीके से 3 स्टेप्स होते हैं, कार्बोऑक्सिलेशन, रिडक्शन में ATP और NADPH रिड्यूस होते हैं, रीजनरेशन, फिर से रुबिस्को बिसफॉस्फेट रीजनरेट होता है। यहाँ पर जो बातें इंपॉर्टेंट हैं वो आप देखिए, हर एक CO2 के लिए फॉर 1 CO2 3 molecules of ATP और 2 molecules of NADPH आर रिक्वायर्ड, उसे चाहिए। हमने यूज किए थे 3 मॉलिक्यूल, 3 CO2 मॉलिक्यूल्स हमने यूज किए थे 3 कार्बन के, तो 3 के हिसाब से 3 ATP 1 के लिए चाहिए थे, तो 3 थे 9। 3 के हिसाब से अगर हम 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 लेते हैं तो ये 9 ATP, और ये हो जाएंगे 4 3 दूनी 6 NADPH, 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अब इन और आउटिंग अगर हम देखें तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 से 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज निकलेगा। जब हम 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 यूज करते हैं तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 के लिए हम यूज करेंगे 18 ATP। 3 के लिए 9 थे, 6 के लिए 18 ATP का यूज होगा। 18 ATP यूज होंगे तो ADP बनेंगे कितने, 18 बनेंगे। अगर 3 CO2 के लिए 6 NADPH यूज हो रही थी तो 6 के लिए डबल हो गई 12 NADPH यूज होंगी, जो कि रिड्यूस होकर बनाएंगी 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADP। तो इसका मतलब ये है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 टर्न्स ऑफ साइकिल आर रिक्वायर्ड। अगर हम एक सिंगल टाइम में एक ही कार्बन लेंगे तो इसके हिसाब से तो इसके लिए हमें 6 बार इस साइकिल को टर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे C4 पाथवे, जो कि हैच और स्लैक ने दिया था। तो C4 पाथवे है, उसके बारे में अभी हमने कुछ बातें की कि इसके अंदर जो पहला प्रोडक्ट बनता है आफ्टर CO2 फिक्सेशन वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है C4 एसिड, और जो इसका प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो फॉस्फोफिनोल पायरुवेट होता है, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। एंजाइम यूज होता है PPKs, यानी कि आपका PEP कार्बो ऑक्सीलेज, फॉस्फोफिनोल पायरुवेट कार्बो ऑक्सीलेज। लेकिन जो C4 प्लांट है इनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, पहले हम उनके बारे में बात करते हैं। स्पेशल टाइप की लीफ एनेटमी होती है। जो इनका लीफ का स्ट्रक्चर है उसकी एनेटमी कुछ अलग तरीके की होती है। ये हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं, हाई लाइट इंटेंसिटी में रिस्पॉन्स करते हैं, इनके अंदर फोटो रेस्पायरेशन प्रोसेस नहीं होती है। इसी के साथ साथ ये बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास भी देते हैं। अब लीफ एनेटमी की बात करें तो जो इसकी वस्कुलर बंडल्स होते हैं, वस्कुलर बंडल्स के चारों ओर बहुत सारी लार्ज नंबर में बंडल शीथ सेल्स होती हैं। जो ये बंडल शीथ सेल्स हैं सेवरल लेयर्स में प्रेजेंट होती हैं, इसके चारों ओर बहुत सारी लेयर्स में ये प्रेजेंट होती है। तो इस तरह की एनेटमी को हम बुलाते हैं क्रेंच एनेटमी। जो क्रेंच एनेटमी, क्रेंच का मतलब होता है एक तरीके से घेरना किसी चीज को। अगर हम इसको देखें अरेंजमेंट को तो हम देखेंगे कि जो बंडल्स है वस्कुलर बंडल, उसके चारों ओर इन्होंने एक तरीके से घेरा सा बना रखा है, बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। इसी के अलावा हम ये देखते हैं इनके पास लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है, थिक वॉल होती हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज के लिए इम्परवियस होती हैं, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर हमें मेज और सोरगम में दिखाई देता है। तो जो C4 पाथवे वन ऑफ द मोर, इसके लिए सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि इसके जो प्लांट है उसके स्पेशल कुछ करेक्टर्स होते हैं। अब C4 पाथवे में एक तो हो गई बंडल शीथ सेल जो वस्कुलर बंडल के चारों ओर होती हैं, उसके अलावा भी कुछ सेल्स होती हैं, वो हमारी नॉर्मल सेल्स होती हैं जो कि मीजोफिल सेल्स होती हैं, मीजोफिल सेल्स। तो ये जो C4 पाथवे है ये 2
सेल्स के बीच में होता है, एक मीजोफिल सेल्स के बीच में और दूसरा होता है बंडल शीथ सेल्स के बीच में। तो ये हमारी बुक में डायग्राम दे रखा है इसका, ये देखिए ऊपर वाली है मीजोफिल सेल्स और नीचे वाली है बंडल शीथ सेल्स। मीजोफिल सेल्स के अंदर अभी हमने देखा जो C3 साइकिल थी वो मीजोफिल सेल्स में ही हो रही थी, तो उसके अंदर एंजाइम कौन सा यूज होता है इस तरीके से पता होना चाहिए। देखिए बच्चे, मीजोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स, मीजोफिल सेल्स में से स्टार्टिंग होगी, CO2 आएगा और यहाँ पर प्राइमरी एक्सेप्टर है पैप, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, उसके साथ कंबाइन कर कार्बोक्सिलेशन फिक्सेशन होगा, C4 एसिड बनेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऐसा भी हो सकता है ये कन्वर्ट होकर मैलिक एसिड में या फिर किसी और चीज में स्पार्टिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद थ्रो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू C4 एसिड ट्रांसपोर्ट होकर बंडल शीथ सेल्स में आता है और C4 एसिड जैसे ही इसमें आता है उसमें डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होती है। डी कार्बोक्सिलेशन यानी कि जो CO2 ग्रुप है वो यहाँ से रिमूव होता है। CO2 ग्रुप जैसे ही रिमूव होगा उसके बाद ये C3 एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। C3 एसिड ट्रांसपोर्ट होगा इनसाइड द मीजोफिल सेल्स अगेन फ्रॉम बाय द प्लाज्मोडेस्माटा। फिर से रीजनरेशन स्टेप आएगा। रीजनरेशन स्टेप में क्या होगा, जो प्राइमरी एक्सेप्टर है उसका प्रोडक्शन दोबारा से होगा। तो इसमें अपने स्टेप देखे, पहले फिक्सेशन होता है, C4 एसिड बनेगा, ट्रांसपोर्ट होने के बाद डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप होता है, उसके बाद फिर से ट्रांसपोर्ट होने के बाद रीजनरेशन होता है, फिक्सेशन, डीकार्बोक्सिलेशन और रीजनरेशन। मीजोफिल सेल्स के पास पेपकेस या फिर पेप कार्बो ऑक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। बंडल शीथ सेल्स के पास रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है। इसके पास पेप केस प्रेजेंट नहीं होगा बंडल शीथ के पास, और जो मीजोफिल सेल्स है इनके पास रुबिस्को एब्सेंट होता है। तो इस तरीके से ये हो गया C4 पाथवे।